तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें दो वेक्टर के एडिशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, और एडिशन ऑफ वेक्टर को भी हम लोग तीन तरीके से डिस्कस करेंगे। एक, अगर हमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच एंगल डिफाइन कर दिया जाए तो। दूसरा, अगर हम वेक्टर को ग्राफिकली डिस्कस करें तो। और तीसरा, जब वेक्टर को आईजे फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे तो भी हम देखेंगे कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। यानी कि वेक्टर अगर हमारा कंपोनेंट फॉर्मेट में हो, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अगर उसका कंपोनेंट दिया हुआ हो, आई जे के फॉर्मेट में कंपोनेंट दिया हुआ हो, तो उस समय एडिशन कैसे करते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का एंगल डिफाइन किया गया, यानी वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड ए या फिर ए हम बोल सकते हैं। सिमिलरली वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा, इन दोनों को ऐड करना है। तो जब भी हम लोग दो वेक्टर के एडिशन की बात करेंगे, हमें ये इंश्योर करना है कि ग्राफिकली जब हम इसको ऐड करेंगे, जरा ये सोचो, बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, हमें ये बताना है। तो जैसे दो पार्टिकल, जैसे एक पार्टिकल ने अगर दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट किया है, लाइक वेक्टर ए भी अगर इसके डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, वेक्टर बी भी इसके डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, तो इन दो डिस्प्लेसमेंट को मिला के पार्टिकल ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक एक करके हमें दोनों वेक्टर के इफेक्ट को डिस्कस करना होगा। यानी कि हम ये समझना होगा कि वेक्टर ए की वजह से पार्टिकल का कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्लस जब वेक्टर ए की वजह से डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, वहां से हम वेक्टर बी की वजह से डिस्प्लेसमेंट कराना शुरू करेंगे। लाइक अगर पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया मोशन, अगर ए की वजह से यहां तक वो डिस्प्लेस हुआ है, तो इसके बाद से हम लोग सेकंड वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। यानी कि वेक्टर बी को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा और कुछ इस तरह से लेके आऊंगा। ये बात हम लोग इंश्योर करेंगे कि वेक्टर बी का ना ही डायरेक्शन चेंज हो और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। यानी कि ये हमारा वेक्टर बी हो सकता है। ध्यान से समझोगे, दो वेक्टर को हम चाहे तो ऐसे पैरेलली प्रेजेंट करेंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूं, इंश्योर ये करना होगा कि ना ही इसका मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज हो रहा हो, ना ही इसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर मैं चेंज किए बिना अगर मैं उसे पैरेलली शिफ्ट करता हूं, तो वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं होगा। मैं इसे भी वेक्टर बी बोलूंगा, इसे भी वेक्टर बी बोलूंगा। क्यों? ये भी वही डिस्प्लेसमेंट बता रहा होगा जितना डिस्प्लेसमेंट ये बता रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी पार्टिकल ने किस डायरेक्शन में एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर मैं इसके डायरेक्शन को बदल नहीं रहा हूं, अभी भी अगर ये एंगल थीटा ही बना रहा है, तो बेसिकली मैं सेम डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं सेम डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आई थिंक ये बातें समझ में आ रही होंगी। और मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया भी था कि किसी सिस्टम के डिफरेंट पॉइंट पर अगर फोर्स लगाते हैं, अगर मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ सेम हो, तो उसके लीनियर एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एक्सेलरेशन वगैरह मोशन पार्टिकल का बिल्कुल कैसा होता है, सेम ही होता है। ये सब बातें हमने डिस्कस की हुई थी। ठीक है, सारे लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? तो अगर ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी को अगर मुझे वेक्टर ए के साथ ऐड करना है, तो एडिशन करते समय ये बात इंश्योर करना है कि जहां पर पहला वेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन कंप्लीट करेगा, वहां से सेकंड वेक्टर के कंट्रीब्यूशन को स्टार्ट कराना है। तभी जाके इन दोनों का समेशन मिलाकर टोटल वेक्टर कहलाएगा, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट, या टोटल या फिर रिजल्टेंट वैल्यू कहलाएगा। और ये रिजल्टेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो रिजल्टेंट हम लोग फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को कनेक्ट करता हुआ लाइन से कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा a प्लस बी का लाएगा। जरा समझना इस बात को कि समथिंग लाइक एक पार्टिकल है जिसपे एक फोर्स a वेक्टर लगा है, एक फोर्स b वेक्टर लगा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लाएगा? ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लग रहा होगा। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट इफेक्ट लिया गया तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लग रहा होगा। और कैसे ये कैलकुलेट करेंगे? तो जहां पे पहले का इफेक्ट खत्म हो रहा है, वहां से सेकेंड को स्टार्ट कराएंगे विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बात हमें इंश्योर करना होगा कि हम इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना करें। तो बेसिकली वेक्टर ए अगर हमारा ये डिफाइन है, वेक्टर बी अगर हमारा ये डिफाइन है, तो मैंने बी को ऐसे शिफ्ट किया सच दैट फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड का टेल आए, तो फिर फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक ये जो लेंथ है, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा। Recording in progress. तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन की बात कर रहे हैं, तो जहां पे वेक्टर ए अपना कंट्रीब्यूशन कंप्लीट कर रहा है, वहां से वेक्टर बी को स्टार्ट करेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली करना क्या है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को स्टार्ट करना है, और जहां भी इसका हेड कंप्लीट हो रहा होगा, समथिंग लाइक ये दोनों वेक्टर के एडिशन का फाइनल पॉइंट है, और यहाँ से वेक्टर हमारा इनिशिएट हुआ था, तो a प्लस बी वेक्टर ये वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो इस
अगर हमें a प्लस बी कैलकुलेट करने को बोला गया तो बेसिकली हमें इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताना होगा। तो कैसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करना है। अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इस पॉइंट से अगर ये O पॉइंट है, ये कुछ P पॉइंट है, ये कोई R पॉइंट है, मान लेते हैं इसे कोई S पॉइंट नाम दे देते हैं, तो OP हमारा A वेक्टर हो गया और PR हमारा B वेक्टर हो गया। तो PS का लेंथ कितना होगा, अगर ये हमारा वेक्टर B हो गया, ये एंगल थीटा है, मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो PS एक बेस की तरह बिहेव करेगा, तो बेसिकली इसका लेंथ आएगा B cos थीटा। और RS हमें परपेंडिकुलर की तरह दिखाई दे रहा होगा, तो बेसिकली ये आएगा हमारे पास B sin थीटा। फुली ये बातें समझ में आ रही होंगी। हमने ऑलरेडी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये सब डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई वेक्टर है जो कि एक सर्टेन एंगल थीटा बना रहा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह सेटअप तैयार हो रहा है, तो बेस हमारा B का cos थीटा, परपेंडिकुलर हमारा B का sin थीटा जाएगा। ऐसे केस में अगर OR की बात करें तो OR हमारा वेक्टर A प्लस वेक्टर B है, इसी के लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम ट्रायंगल OSR देख लें, तो ट्रायंगल OSR में OS हमारा बेस हो जाएगा, SR हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो OR अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो वेक्टर A प्लस बी, इसी को मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो A प्लस बी का वैल्यू निकल के हमारे पास आएगा रूट अंडर बेस हमारा क्या बनेगा, तो OP हो गया A और PS हो गया B cos थीटा, ये टोटल मिला के बेस बनेंगे, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा B sin थीटा SR, इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का समेशन मिलाकर रिजल्टेंट हमें A प्लस बी का मॉड देगा। और ये वैल्यू किसके बराबर होगा, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं फर्दर, तो A स्क्वायर प्लस B cos थीटा का स्क्वायर यानी B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सारे लोग समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ से अगर फर्दर बात करेंगे तो ये हमारा A स्क्वायर हो गया, B cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2AB लगाएंगे तो A 2 into A, और B की जगह तो B cos थीटा है तो B cos थीटा ले लिया, और यहाँ से B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। हमने डिस्कस कर रखा था ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं B स्क्वायर कॉमन ले लूं cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों में, तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा जो कि 1 दे देगा, और बाकी का वैल्यू आएगा 2AB cos थीटा। ये वैल्यू हमें बता रहा होगा A प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू, ये हमें वेक्टर A प्लस बी का मैग्नीट्यूड बता रहा होगा। तो ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है वेक्टर A प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई वेक्टर A और B को हम ऐड अप कर रहे हैं, तो A प्लस बी का मैग्नीट्यूड इस एक्सप्रेशन से हमें निकल के आ रहा है। बट चूंकि A प्लस बी भी एक वेक्टर ही देगा, तो सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर को ऐड कर लें तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। दो वेक्टर को अगर हम ऐड अप कर ले रहे हैं तो इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है। मतलब ऐड अप करके सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करना होगा। A प्लस बी का मैग्नीट्यूड नो डाउट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा बिल्कुल सही है, बट सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से हम लोग रिजल्टेंट को कंप्लीटली डिफाइन नहीं करें, मुझे एक डायरेक्शन ही बताना होगा, और वो डायरेक्शन हम लोग बताएंगे यहाँ से। मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ये जो A प्लस बी वेक्टर आया है उसका मुझे डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर वो वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस अल्फा को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे tan अल्फा से, क्योंकि tan अल्फा में परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, और ये दोनों बातें हमें पता है, परपेंडिकुलर B sin थीटा, बेस A प्लस B cos थीटा। तो बेसिकली इसके डायरेक्शन की अगर बात करें तो tan अल्फा का वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर B sin थीटा, और बेस आ जाएगा A प्लस B cos थीटा। आई थिंक ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे अल्फा, हमारा अल्फा क्या डिफाइन हो रहा है, तो अल्फा की बातें हम लोग करें, बेसिकली अल्फा हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं, यहाँ पे अल्फा क्या है, तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A प्लस बी एंड वेक्टर A। ध्यान रखना ये वेक्टर A प्लस बी और वेक्टर A के बीच का एंगल है। किसी किसी को लग रहा होगा कि ये A प्लस बी का एंगल x एक्सिस के साथ है, बिल्कुल नहीं, ये x एक्सिस के साथ नहीं है, ये वेक्टर A के साथ एंगल है। अभी वेक्टर A को हमने x एक्सिस पे ड्रॉ किया, अगर ये वेक्टर x एक्सिस पे ना होकर कहीं और होता, एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि अगर ये हमारा मान लेते हैं वेक्टर A होता, सपोज करो, तो ये अगर वेक्टर B होता, दोनों के बीच एंगल थीटा होता, तो वेक्टर B को मैं पैरेलली यहाँ दिखाता, ये हमारा वेक्टर बी होता, तो A प्लस बी हमारा ये कहलाता, ये वेक्टर A प्लस बी कहलाता, ठीक है।
वेक्टर ए के हेड पे बी के टेल को लेके आते हैं तो वेक्टर बी होता, तो ए प्लस बी ये कहलाता। फिर से कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालते हैं, ये एंगल थीटा होता है, तो ये बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा, बिल्कुल सिमिलर तरीके से कैलकुलेट होता। थोड़ा सा एंगल चेंज होने की वजह से हो सकता है कि तुम्हें विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैंने इस वेक्टर ए को एक्स एक्सिस पे लिया ताकि तुम्हें बड़ी आसानी से ट्रायंगल दिखाई दे। बट ध्यान से देखोगे तो ये भी कैसा दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ही। सारे लोग समझ रहे हो? तो ऐसे केस में Yes. वेक्टर ए प्लस बी एंगल किससे बना रहा है, ए से बना रहा है, ना कि एक्स एक्सिस से बना रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो वेक्टर ए प्लस बी का अगर हम एंगल एक्स एक्सिस से बना पाए या फिर वेक्टर ए किसी से बना पाए, किसी से भी अगर हम लोग एंगल डिफाइन कर रहे हैं तो हम वेक्टर के एंगल को कंप्लीटली डिफाइन कर पा रहे हैं। यहाँ पे वो एंगल डिफाइन कर पा रहे हैं वेक्टर ए के साथ, तो मेंशन करेंगे अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए। ठीक है, इन दोनों के बीच के एंगल को हम डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अल्फा कंप्लीटली डिफाइन हो रहा है, यानी वेक्टर ए प्लस बी का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों बातें हमारी डिफाइन हो पा रही है। तो यहाँ से फर्दर देखेंगे, कुछ कंडीशन वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। और कंडीशन क्या होगा, तो इफ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, यहां से देखेंगे अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री हो जाए, अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब है कि जिधर वेक्टर ए है उधर ही हमारा वेक्टर बी हो जाए, तो फिर हम बोलेंगे कि एंगल कैसा हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं कि बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐसे केस में रिजल्टेंट वैल्यू कैसे निकल के आएगा, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करूं तो थीटा की जगह हमें पुट करना पड़ेगा 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 0 का वैल्यू कैसा होता है 1, तो cos 0 की जगह अगर वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी की बात करेंगे तो बेसिकली ये वैल्यू आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos थीटा की जगह पुट कर लेंगे हम लोग cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ये बातें मैंने बता रखी हैं। तो cos 0 का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो एक्सप्रेशन निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ से फर्दर देखेंगे, ये एक्सप्रेशन तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, बेसिकली ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। तो अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और उसका रूट लेंगे बाहर में, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर। बेसिकली हमें दोनों के मैग्नीट्यूड को एड अप कर लेना है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट करोगे तो बेसिकली ये सिंपली a प्लस बी बचेगा। तो a को और b को दोनों को क्या करेंगे, सिंपली एड अप कर लेंगे, और कुछ नहीं करना है। a और b को सिंपली एड अप कर लेना है, कब, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में। और ये केस हम लोग शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर दो फोर्स 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लगेगा तो रिजल्टेंट वैल्यू 8 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली a प्लस बी का वैल्यू मॉड ए प्लस मॉड बी होगा कब, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, और इस तरह के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ये वैल्यू कैसा होता है, मैक्सिमम। ये दो वेक्टर के एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू आता है जब ये डायरेक्टली एड अप हो, और ये कब आता है, जब एंगल कैसा होगा, 0 डिग्री। ध्यान रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डाटा हो जा रहा है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हमारा इंपॉर्टेंट डाटा हो जा रहा है, ये 0 डिग्री पे आ रहा है बात। ठीक है, सिमिलरली अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो 180 डिग्री के केस में देखते हैं क्या होगा। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे, cos 180 डिग्री का वैल्यू कैसा होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। cos 180 डिग्री कैसे निकालोगे, cos 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री का वैल्यू एक्चुअली में होता है माइनस, तो अभी को हो रहा है। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 के बराबर, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। अगर ये वैल्यू 180 डिग्री -1 के बराबर है तो a प्लस बी के मॉड की जब हम बात करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की जगह -1 पुट करेंगे तो बेसिकली एक्सप्रेशन आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 180 की जगह -1 -2ab हो जाएगा, और बेसिकली ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेसिकली मॉड ए प्लस मॉड बी का जो वैल्यू है, मॉड ए प्लस बी का जो वैल्यू आता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के सबट्रैक्शन के बराबर है। और ये आना भी चाहिए, क्यों आना चाहिए,
180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए एंड बी कैसा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट है तो हमें पता है कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो एक्चुअली में ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा। और मॉड ए माइनस मॉड बी मैंने कर लिया, दोनों के मैग्नीट्यूड को घटाने के बाद मैंने फिर से मॉड लगा दिया, बाहर में एक और मॉड लगाया, क्यों, हो सकता है कि वेक्टर ए का वैल्यू बी से छोटा रहा होगा, लाइक वेक्टर ए अगर उसका मैग्नीट्यूड 2 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 है, तो 2 - 5 करेंगे तो -3 आएगा। बट चूंकि हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो -3 तो आंसर में नहीं बताएंगे, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए बाहर मैंने एक और मॉड लगा दिया है ताकि वैल्यू पॉजिटिव बना रहे। अगर ए बी से बड़ा है तब तो ठीक है, तब तो मॉड बाहर वाले मॉड की जरूरत नहीं है, बट अगर ए बी से छोटा है तो बाहर भी एक मॉड लगाने की जरूरत है, इसलिए मैंने ऐसा लगा दिया, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, ये सब चीजों को हम लोग आगे भी सीखेंगे, समय के साथ साथ तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मिनिमम वैल्यू होता है, दो वेक्टर का सबट्रैक्शन का वैल्यू अगर हम देख रहे हैं, दो वेक्टर को मैग्नीट्यूड को हमें घटाने की जरूरत पड़ रही है, ये कब हो रहा है, जब 180 डिग्री की बात हो रही है। तो बेसिकली ये मिनिमम वैल्यू होता है वेक्टर ए प्लस बी का। दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। जब ए और बी को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली ये दो वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। सिमिलरली अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाए, यानी कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इस केस में हमें क्या करना होगा, तो फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे, और इस केस में भी रिजल्टेंट वैल्यू बड़ी आसानी से हमारे पास आएगा, कुछ वेल डिफाइंड डाटा आएगा। तो ए प्लस बी का जब वैल्यू निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 का वैल्यू होता है 0 डिग्री, cos 90 का वैल्यू होता है 0 के बराबर, तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा, और अगर ये 0 के बराबर आया तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट होना भी चाहिए। जब हम वेक्टर के कंपोनेंट वगैरह को कैलकुलेट कर रहे थे और उसका जब रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे थे, देखो तो अगर ये हमारा वेक्टर ए था और इसका ये हिस्सा ax था और ये हिस्सा ay था, याद करो, तो बेसिकली ax और ay को हम दो अलग अलग वेक्टर की तरह सोच सकते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि वेक्टर a बनेगा, इसका वैल्यू किसके बराबर होता था, तो रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर के बराबर हुआ करता था। सारे लोग समझ रहे हो क्या, सारे लोग इस बात को समझ रहे हो क्या, कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर के बराबर हुआ करेगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आएगा जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और एक मैं फाइनल रिजल्ट लिखना चाहूंगा कि a प्लस बी वेक्टर के मॉड का वैल्यू हमेशा इसके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच के बराबर होगा, बीच के जैसा कुछ आएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का वैल्यू ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच लाई करेगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन होता है, मिनिमम वैल्यू कौन होता है, तो ये भी हमें पता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा जब इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा जब हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे, और मिनिमम वैल्यू होगा जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो रिजल्टेंट वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रहा होगा। जब भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा a प्लस बी के बराबर, मिनिमम वैल्यू a माइनस बी के बराबर। ये कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ये कब होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। इन तो वेक्टर के एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी, और इन दोनों और वेक्टर a प्लस बी का रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में ही कुछ ना कुछ होगा, इस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में हमेशा लाई करने वाला है। समथिंग लाइक दो वेक्टर अगर मैं 5 और 3 मैग्नीट्यूड का ले रहा हूँ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट या तो 8, मैक्सिमम वैल्यू 8 देगा, मिनिमम वैल्यू 5 और 3 का 2 देगा, तो हमेशा दो वेक्टर के एडिशन का वैल्यू 5 और 3 वाले का 8 और 2 के बीच में ही लाई करने वाला है। एंगल को चेंज करते चले जाएंगे, अलग अलग वैल्यू निकलता चला जाएगा। सबसे ज्यादा वैल्यू कब निकलेगा, जब दोनों वेक्टर कब होंगे, सेम डायरेक्शन में, 5 और 3 दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट 8, 5 और 3 अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट 2, और अगर एंगल का वैल्यू इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रहा होगा, 0, 180 के अलावा और कोई सा भी एंगल ले ले दो वेक्टर के बीच में, तो निश्चित रूप से वैल्यू इसी 2 और 8 के बीच में कोई ना कोई आएगा। बट ध्यान रखना है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है और ये a माइनस बी मिनिमम वैल्यू है, और a प्लस बी का वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में ही कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइक वेक्टर a का वैल्यू दे दिया गया 8 न्यूटन, वेक्टर b का वैल्यू दे दिया गया 3 न्यूटन,
और बोला जाएगा इनमें से कौन सा वैल्यू a प्लस बी का रिजल्टेंट नहीं हो सकता है, और 3-4 ऑप्शन में ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 8, देखो क्वेश्चन में 8 और 3 मैंने दिया है, 8 और 3, तो 8 और 3 का रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है 11, मिनिमम कितना हो सकता है 5। तो अगर ऑप्शन में तुम्हें 7, 10, 14, 3 दे दिया जाए, 7, 10, 14 और 3, तो 8 और 3 का रिजल्टेंट मिनिमम 5 और मैक्सिमम कितना देगा 11। 5 और 11 के बीच में जो भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा हमारे ऑप्शन में वो सारा इसका आंसर हो सकता है, और जो जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा वो सारे a प्लस बी के एडिशन कभी नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। a प्लस बी के एडिशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग हमेशा कैलकुलेट कर पाएंगे उसको एड अप या सब्ट्रैक्ट करके, और a प्लस बी का रिजल्टेंट हमेशा इन्हीं दोनों के बीच में होगा डिफरेंट एंगल के कोरस्पॉन्डिंग। आई होप ये बातें समझ में आई।